मुंबई में हिंदुओं के खिलाफ लोन वुल्फ अटैक वाली साजिश रची जा रही है, जिसका पहला चैप्टर मीरा रोड इलाके में डिकोड हुआ है। जैसे पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर टूरिस्टों पर गोलियां बरसाई थी, उसी पैटर्न पर मुंबई में एक मुस्लिम युवक ने 2 सुरक्षा गार्ड्स पर धर्म पूछकर कलमा न पढ़ने पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर पकड़ तो लिया गया, लेकिन उसके ठिकाने से जो कुछ भी बरामद हुआ उसने इशारा दे दिया है कि लोन वुल्फ अटैक का ये ट्रेलर है। पिक्चर इससे भी खौफनाक हो सकती है। उसने पहले नाम पूछा। तुम दोनों का नाम क्या है? सुब्रतो सेन, राजकुमार मिश्रा। फिर उसने धर्म पता किया। तुम किस धर्म के हो? हिंदू। फिर उसने कलमा पढ़ने को कहा। कलमा पढ़कर सुनाओ। हमें कलमा नहीं आता। जुबैर को जैसे ही अपने आखिरी सवाल का जवाब मिला, उसने सामने खड़े दोनों सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला कर दिया। पहले भी यही तो हुआ था पहलगाम में। हथियारबंद आतंकियों ने टूरिस्टों का धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर गोली मार दी। मुंबई के मीरा रोड इलाके में पहलगाम वाली कहानी ही दोहराई गई। लाल टी शर्ट पहने, हाथ में चाकू लिए इस शख्स का नाम जैब जुबैर अंसारी है। सुबह करीब 4 बजे मीरा रोड ईस्ट के नया नगर इलाके में जुबैर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन का नाम और धर्म पूछकर चाकू घोंप दिया। दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस वक्त मैं मीरा रोड के नया नगर में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर जैब अंसारी नाम के शख्स ने हिंदुओं पर चाकुओं से अटैक किया। आप देखिए, ये वो तस्वीर है। अस्मिता ग्रुप की ये लोकेशन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अस्मिता ग्रुप स्थानीय कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन की कंपनी है जो इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मिश्रा और सेन नाम के 2 जो सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद थे, उन पर उसने चाकुओं से अटैक किया। उनसे कलमा पढ़ने के लिए पहले कहा। जब वो कलमा नहीं पढ़ सके, उसके बाद अटैक करना शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 90 मिनट के भीतर ही आरोपी जुबैर को धर दबोचा। घटना के आतंकी एंगल की आशंका को देखते हुए एटीएस और एनआईए ने पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। पहले जानिए जुबैर अंसारी है कौन। जुबैर मुंबई के कुर्ला इलाके में पैदा हुआ। बाद में परिवार समेत अमेरिका चला गया, जहां अंसारी ने साइंस से ग्रेजुएशन पूरा किया। 2019 में भारत लौटा और मीरा रोड के नया नगर इलाके में रहने लगा। जुबैर ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेस लेता था। 3-4 महीने पहले जुबैर ने पढ़ाना छोड़ दिया था। सवाल ये कि एक साइंस ग्रेजुएट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो शैतान बन गया, ऐसा शैतान जो मजहब की आड़ में खून की होली खेलने लगा। ऐसे ही सवालों के जवाब की तलाश में जी मीडिया वहां पहुंचा जहां जुबैर किराए पर रहता था। वो इस एक इमारत है अस्मिता रेजेंसी, उसके कमरा नंबर 304 में ये आरोपी रहता था। और इस कमरे में बीती रात ही पुलिस पहुंची थी और उन्होंने तमाम छानबीन करी। यहाँ पे इस कमरे पे फिलहाल सील लगा दिया गया है। अब देखिए, नया नगर का पुलिस स्टेशन है, उसके हद में घटना हुई है। यहाँ पे बाकायदा सील लगाया गया है। हमने जुबैर के पड़ोसियों से उसके बारे में जानना चाहा तो सभी का यही कहना था कि वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। कुछ ने इतना जरूर बताया कि उसके घर एक बुर्के वाली महिला का आना जाना था। 1 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं हमने। मतलब वो बातचीत करने के लिए आप लोग? बातचीत नहीं, रमजान में देना लेना नहीं, कि कभी हाई करके भी मालूम नहीं हम। कभी बात हुआ नहीं हम उससे। कोई भाई वगैरह उसके साथ रहता था? माँ रहती थी, बीवी? वो बोलता है, वो छोकरा बोला कि हमारी माँ और मैं रहता हूँ बस। अच्छा, जो बुर्के वाली महिला थी वो उसकी माँ बताता था। कभी आप लोग ने उन्हें देखा था या सिर्फ बुर्के में आना जाना? बुर्का वगैरह कभी देखा नहीं उसको। जुबैर के घर की तलाशी के दौरान उसके कमरे और मोबाइल से कट्टरपंथी विचारधारा वाले नोट्स और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अकेले रहने के दौरान जुबैर इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ। इंटरनेट पर आईएसआईएस से जुड़े वीडियो और कट्टरपंथी कंटेंट देखता था। उसके पास से एक नोट मिला है जिसमें आईएसआईएस, रियल जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे हुए हैं। नोट में यह भी लिखा मिला है कि लोन वुल्फ तुम लोगों पर हमला करेंगे, तुम लोग अब असली जिहाद देखोगे। जांच एजेंसियां अब जुबैर के डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल डिवाइस, ब्राउजिंग हिस्ट्री और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड जांच रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या जुबैर किसी लोन वुल्फ हमले की तैयारी कर रहा था। उसने ये सब अकेले किया या कोई और उसे गाइड कर रहा था। कहीं वो किसी चरमपंथी संगठन के संपर्क में तो नहीं था, कहीं सीमा पार बैठे किसी हैंडलर का वो मोहरा तो नहीं था। त्याला पकडलेला आहे
आता ATS आणि NIAची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल. त्यामुळे आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील. पहले पहलगाम और अब मीरा रोड इलाके में सेम पैटर्न पर हुई इस घटना से लोगों को गुस्सा आ गया है. हिंदू संगठन आरोपी जुबैर के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं. आरोपी का एनकाउंटर करो, आरोपी का एनकाउंटर करो. ATS इस हमले को लोन वुल्फ अटैक से जोड़कर देख रही है. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है. साथ ही उस बुर्के वाली महिला की भी तलाश की जा रही है जिसके बारे में जुबैर के पड़ोसियों ने जानकारी दी है. अश्विनी पांडे, जी मीडिया, मुंबई. पहले नासिक, फिर अमरावती और अब कोल्हापुर. महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? महाराष्ट्र में शहर शहर लव जिहादी पकड़े जा रहे हैं और सभी के टारगेट पर सिर्फ हिंदू बेटियां हैं. अयाज के फोन से 180 हिंदू बेटियों के अश्लील वीडियो मिले तो कोल्हापुर से शाहिद पकड़ा गया जिसकी फोन की गैलरी अश्लील फोटोज और वीडियो से भरी हुई थी. अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में लव जिहादियों का नेटवर्क फैल चुका है? माझं नाव शाहिद समीर सनदे, मी राहणार शिरोली ग्रामपंचायत जवळ. माझं अनेक हिंदू मुलींशी संबंध होते, शारीरिक संबंध होते. ये जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, ये जो अपने गुनाहों को अपनी ही जुबान से कबूल कर रहा है, इसका नाम है शाहिद समीर सनदी. इसके गुनाहों को सुनकर हिंदुओं का खून खौल जाएगा. इसका काम था हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाना. ये अपनी नाम और पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को झूठे प्यार के जाल में फंसाता, फिर उनका ब्रेन वॉश करता, उन्हें घुमाने के बहाने होटल तक ले जाता, चोरी छिपे उनका अश्लील वीडियो बना लेता, फिर उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करता, जबरन इस्लाम कबूलने का दबाव डालता, पीड़ित हिंदू बेटियों से वसूली करता. इसकी उम्र महज 22 साल है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये अभी तक 10 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है. इसके काले करतूतों का खुलासा तब हुआ जब एक हिंदू बेटी हिम्मत दिखाकर कोल्हापुर के राजा रामपुरी थाने पहुंची और शिकायत. जब जांच शुरू हुई तो पुलिस भी हैरान रह गई. आरोपी के मोबाइल फोन से एक के बाद एक कई अश्लील तस्वीरें और वीडियो मिले हैं. व मी त्यांचे अश्लील फोटो व्हिडिओ माझ्या फोनमध्ये मी ठेवलेले. मी आता ते सगळे डिलीट करतोय. सकल हिंदू समाजाने मला चांगली समज दिली आहे आणि इथून पुढे कोणत्याही हिंदू महिला असो किंवा मुलगी असो मी त्यांच्या नादात नाही लागणार. हिंदू लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये खुद को नेता के रूप में पेश करता था. स्थानीय नेताओं के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, लग्जरी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाता, ताकि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाया जा सके, उनका अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण कराया जा सके. यह खबर जैसे ही कोल्हापुर में फैली, बीजेपी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए. हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर के पुचाली शिरोली गांव को पूरी तरह से बंद कर दिया. धरना प्रदर्शन शुरू हो गया. हिंदुओं के गुस्से को देखते हुए पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है. हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने में अकेला शाहिद नहीं था, बल्कि शाहरुख नाम का इसका एक साथी भी था जो फिलहाल फरार है. लड़कियां जो है कम से कम 20 लड़की इसमें ये वीडियो अश्लील वीडियो है शाहिद संदे ये लड़के ने निकाला है. और एक आरोपी है शाहरुख देसाई करके, वो आरोपी अभी तक नहीं मिला है. उसके मोबाइल पर भी वीडियो है. हमको ऐसा डर लग रहा है कि वो वीडियो कोई तो वायरल करेगा. और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पूरे मामले की SIT की जांच की मांग कर रहे हैं. योगी स्टाइल में लव जिहादियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं. जिन्होंने आर्थिक सहायता किया है, जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है, उनको सबको जानकारी लेके उनके कड़क कार्रवाई हो जाए. और CM साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे जैसे यूपी में घड़ा है, जो अपराधी है उसका घर
उसकी नौकरी छीन ली गई है। और मोदी ने और योगी ने कैसा उत्तर प्रदेश में जैसा बुलडोजर चला है इसी तरह ये महाराष्ट्र में बुलडोजर चलेगा। इससे पहले महाराष्ट्र के अमरावती में लव जिहाद का मामला सामने आया था, जहां लव जिहादी अयाज के फोन से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले थे। अयाज 180 लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था। फिलहाल अयाज महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्त में। अयाज के घर के अवैध हिस्से पर देवा भाऊ का बुलडोजर चल चुका है, जबकि शाहिद के घर पर कभी भी देवा भाऊ का बुलडोजर धावा बोल सकता है। पहले नासिक में टीसीएस कांड, फिर अमरावती और अब कोल्हापुर। बहस तेज है कि महाराष्ट्र में हिंदू बेटियों को लेकर बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। कोल्हापुर से प्रताप नाइक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और अब आपको लिए चलते हैं मेरठ, जहां योगी फोर्स ने रहीमुद्दीन नाम के शख्स के कट्टा लोग का पर्दाफाश किया। कब्रिस्तान से बिल्कुल सटाकर बनाए गए एक घर के अंदर जहां ये कट्टा लोग बना हुआ था। योगी फोर्स को जब हथियारों की अवैध फैक्ट्री का सीक्रेट रूट मिला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यकीन मानिए तस्वीरें आपके भी होश उड़ा देंगी। देखो और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने। कमरे के अंदर ये डबल बेड है और डबल बेड के अंदर खुफिया तहखाना, जहां पर बनाई जा रही थी अवैध फैक्ट्री। पूरे देश के अंदर हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। तकरीबन 3.5 फीट बाई 2.5 फीट के इसी तहखाने में रची जा रही थी बहुत बड़ी साजिश। ये जो तहखाना आप देख सकते हैं काफी गहरा है और आम तौर पर इसके अंदर जाना काफी मुश्किल होता है। और इसी तहखाने के अंदर यहाँ पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तहखाने में अंधेरा है। यहाँ योगी फोर्स के दबिश देने से पहले चल रहा था देश विरोधी षड्यंत्र। अरे देखो और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने, लेकिन अधूरा छोड़ गए हैं। रात ही रात खाली कर दिया। ये तहखाना मिला है एक साधारण से दिखने वाले मकान के अंदर। बाहर से यह मकान दिखने में जितना आम दिख रहा है, इसके अंदर उतना ही खतरनाक खेल चल रहा था और इसकी खबर पड़ोस में रहने वालों तक को नहीं थी। सुना है कि यहाँ पे अवैध हथियार बन रहे हैं, बस हमें भी कल पता चला है। अच्छा। कल जब मीडिया वाले आए जब हमने देखा है, बाकी उससे पहले हमें किसी को ना तो कोई जानकारी थी ना किसी को कुछ पता था। मतलब बिना रखे करे कभी ठूक ठाक की आवाज, कैसी आवाजें आती थी ताकि कुछ ये ऐसा किसी से मोहल्ले दुआ सलाम भी ना, बस चलते मिलते दुआ सलाम होगी ना, से बंद ताला बंद। इस मकान में रहते थे उमर और असलम। किसी को शक ना हो इसके लिए पत्नी और बच्चे साथ रहते थे। यह घर इन आरोपियों ने किराए पर लिया था, लेकिन यहाँ इन लोगों ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री खोल रखी थी। आपको यहाँ पर कभी एक्टिविटीज ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ लोहा लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है? हाँ, जब तो क्या अगर काम चल रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे पता कुछ भी क्या ऐसा होएगा। अच्छा, उमर के अलावा और यहाँ पर कौन कौन लोग रहते थे? उसका साला था और 2 बच्चे, उसकी फैमिली थी बस। वे बोला करे नहीं ताला लगा के रह करे, दिन को भी रात को भी, बच्चों को भी ना निकला, ना किसी से बोला करे, ना वे किसी के पास जा करे। पड़ोसी अनजान, बीच में केवल एक दीवार का फासला और आरोपियों ने मकान के अंदर एक कमरे में डबल बेड रखा जिसके नीचे यह तहखाना बना लिया। जब पुलिस ने इस बेड को खंगाला हथियारों को ढूंढने के लिए तो यहाँ पता चला कि इस बेड के नीचे एक बड़ा तहखाना है और इसी तहखाने में अवैध रूप से हथियार बनाए जा रहे थे। इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। 11 गिरफ्तारियां इस मामले में योगी की पुलिस अब तक कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी रहीमुद्दीन अब भी फरार है। रहीमुद्दीन, उमर, असलम, इरफान, नदीम, नसीबू, फैजल, नाजिम,
राणा, इस्तेकार और भूरा, इन सब के काम बटे हुए थे। किसे क्या करना है ये मालूम था। मेरठ अवैध हथियार फैक्ट्री का मास्टरमाइंड रहीमुद्दीन था। रहीमुद्दीन ही अलग अलग दुकानों से कच्चा माल लाता था। पकड़े गए हथियारों को 30,000 से लेकर 60,000 में बेचा जाता था। फिर पैसों को आपस में बांट लिया जाता था। असलम, इरफान, उमर और रहीमुद्दीन साथ मिलकर हथियार बनाते थे। ये बताया कि मेन व्यक्ति रहीमुद्दीन है, जो अलग अलग दुकानों से कच्चा माल खरीद कर लाता है और हम चारों मिलकर इस मकान के तहखाने में इन्हीं औजारों से, जो औजार बरामद हुए, इन्हीं औजारों से अवैध पिस्टल बनाने का कार्य करते हैं। ये सारा सामान पुलिस को उसी तहखाने से मिला है। हथियार बनाने में काम आने वाली मशीन है। प्लास्टिक के डिब्बों में अवैध हथियार हैं। योगी फोर्स ने मेरठ में बड़ी अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडा फोड़कर इस गिरोह को और इलाकों और पूरे देश में फैलने से रोक लिया है। गिरफ्त में मौजूद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मास्टरमाइंड रहीमुद्दीन समेत दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी हिंदुस्तान में नापाक साजिश रच रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। अब भारत में धमाके के लिए आतंकियों ने एक नया गठजोड़ बनाया है। इस अलायंस में खालिस्तानी गैंगस्टर्स भी शामिल हो गए हैं और इसी साजिश के तहत पटियाला में रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया तो दिल्ली में गैंगस्टर्स के जरिए 26/11 जैसे बड़े हमले की साजिश थी। पंजाब में आतंकियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया। ट्रेन पलटाकर लोगों को मारने की थी साजिश। धमाका कर ट्रेन को डिरेल करना था षड्यंत्र, लेकिन आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई, या ये कहें रेलवे और स्थानीय पुलिस ने इसे फेल कर दिया। पंजाब के पटियाला के शंभू अंबाला रेल ट्रैक को आतंकियों ने टारगेट किया। ये वही जगह है जहां पर रेलवे ट्रैक के नीचे आईईडी लगाकर धमाका किया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि कंक्रीट के भारी भरकम स्लीपर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आतंकियों ने इसे आधी रात को अंजाम दिया ताकि रेलवे को इसकी भनक तक न लगे और बड़ा हादसा हो जाए। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि आतंकी ने जिस रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और इस रूट से सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं। अगर ये एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट होता तो फिर सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। मौके से एक शव भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये शव संदिग्ध आतंकी का हो सकता है। पुलिस का दावा है कि रेलवे ट्रैक के नीचे आईईडी फिट करने के दौरान धमाका हो गया, जिसकी चपेट में संदिग्ध भी आ गए। एक टेरर मॉड्यूल जो ISI बेस्ड हैगा, मलेशिया में एक्टिव हैगा, उसको हमने ये प्रो खालिस्तान में विश्वास रखता है, उसको हमने बरस्ट किया और उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया।